दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं ऑडिटिंग से एमसीक्यूज। इससे पहले हम लोग पार्ट 6 तक कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 7 से। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑडिटिंग में वाउचिंग ऑफ प्रीलिमिनरी अकाउंटिंग बुक्स एंड इट्स मेथड्स, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों का प्रमाणन एवं विधियाँ। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मिसलेनियस यानी कि विविध से हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग 148 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 149 से आगे कंटिन्यू करेंगे। जितने भी साथी जितने भी दोस्त जो चैनल पे नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149। इंटरिम ऑडिट रेफर्स टू, अंतरिम लेखा परीक्षा का अर्थ है ए ऑडिट ऑफ अकाउंट्स जस्ट आफ्टर वन अकाउंटिंग ईयर, मात्र एक लेखांकन वर्ष के बाद लेखों की लेखा परीक्षा। बी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स आफ्टर 5 years, वर्षों बाद लेखों की लेखा परीक्षा। सी एन ऑडिट विच इज जनरली कंडक्टेड इन बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट्स, एक ऐसी लेखा परीक्षा जिसे सामान्यतः 2 वार्षिक लेखा परीक्षाओं के बीच संचालित किया जाता है। डी इट इज एन ऑडिट विच इज प्रिपेयर्ड टू डिसाइड द परसेंटेज ऑफ कमीशन टू बी पेड टू द मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स रिकॉर्ड, यह एक लेखा परीक्षा है जिसे बिक्री अभिलेख के आधार पर प्रबंधक को दिए जाने वाले कमीशन का परसेंटेज तय करने के लिए तैयार किया जाता है। ए एन ऑडिट टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द सेल्स इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, लेखांकन वर्ष के मध्य में बिक्री की प्रगति जानने के लिए की जाने वाली लेखा परीक्षा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है इंटरिम ऑडिट रेफर्स टू, अंतरिम लेखा परीक्षा का अर्थ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। एन ऑडिट विच इज जनरली कंडक्टेड इन बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट्स, एक ऐसी लेखा परीक्षा जिसे सामान्यतः 2 वार्षिक लेखा परीक्षाओं के बीच संचालित किया जाता है। तो अंतरिम लेखा परीक्षा वह लेखा परीक्षा होती है जो किन्हीं 2 वार्षिक लेखा परीक्षाओं के बीच की जाती है और ये लेखा परीक्षा अंश पर अंतरिम लाभांश देने हेतु या किसी आकस्मिक दायित्व का भुगतान करते समय की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज एप्लीकेबल फॉर द पर्सनल मिसकंडक्ट ऑब्जर्व्ड एट अ फैक्ट्री प्रीमिस ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑडिटर, एक लेखा परीक्षा की ओर से एक कारखाने के परिसर में पर्यवेक्षण किए गए पेशेवर कदाचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून लागू होता है। ए कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर, सिविल प्रक्रिया संहिता। बी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडर्स, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। सी कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013। डी फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948। ई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, संधि लेखाकार अधिनियम 1949। ये क्वेश्चन जो है CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज एप्लीकेबल फॉर द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑब्जर्व्ड एट अ फैक्ट्री प्रीमिस ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑडिटर, एक लेखा परीक्षा की ओर से एक कारखाने के परिसर में पर्यवेक्षण किए गए पेशेवर कदाचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून लागू होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ई होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, संधि लेखाकार अधिनियम 1949, एक लेखा परीक्षक की ओर से एक कारखाने का परिसर में पर्यवेक्षण किए गए एक पेशेवर कदाचार के लिए संधि लेखाकार अधिनियम 1949 या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 लागू होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 151 देखेंगे। द कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड विद इन ब्लैंक डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट और एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट खाते की पुस्तकों के बंद होने के खाली स्थान दिनों के भीतर या लेखांकन अवधि के अंत प्रस्तुत की जानी चाहिए। ए 45, बी 60, सी 90, डी 120, ई 180। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है द कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड विद इन ब्लैंक डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट खाते की पुस्तकों के बंद होने के 180 दिनों के भीतर या लेखांकन अवधि के अंत तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु फॉर्म नंबर CRA 3 भरा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ई होगा 180 डेज।
ये क्वेश्चन जो है CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 152 देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट थ्रू। खातों की किताबों में समापन के स्टॉक को किसके माध्यम से दर्ज किया जाता है? ए एन एडजस्टमेंट एंट्री, एक समायोजन प्रविष्टि। बी ए क्लोजिंग एंट्री, एक समापन प्रविष्टि। सी ए क्लोजिंग एंट्री और बाय एडजस्टिंग परचेज थ्रू एन एडजस्टमेंट एंट्री, एक समायोजन प्रविष्टि के माध्यम से एक समापन प्रविष्टि या समायोजन खरीद द्वारा। डी एन ओपनिंग एंट्री, एक प्रारंभिक प्रविष्टि। ई ए सस्पेंस एंट्री, एक उचंत प्रविष्टि। देखिए ये जो क्वेश्चन है CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स थ्रू। खातों की किताबों में समापन के स्टॉक को किसके माध्यम से दर्ज किया जाता है? तो क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री आप करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक ना दिया हो, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं हुई है तो आप जर्नल एंट्री करेंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसको ऐसे आप एंट्री करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। जब क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ रहता है तब आप क्या करेंगे? उसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। ए क्लोजिंग एंट्री और बाय एडजस्टिंग परचेज थ्रू एन एडजस्टमेंट एंट्री, एक समायोजन प्रविष्टि के माध्यम से एक समापन प्रविष्टि या समायोजन खरीद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 153 देखेंगे। मूल प्रमाणक के अभाव में प्रस्तुत सहायक प्रमाणक कहलाता है? ए सामान्य प्रमाणक, बी नोटबुक प्रमाणक, सी प्रतिपर्ण, डी समपार्श्विक प्रमाणक। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, मूल प्रमाणक के अभाव में प्रस्तुत सहायक प्रमाणक कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा समपार्श्विक प्रमाणक। जब मूल प्रमाणक उपलब्ध नहीं होते हैं या किसी कारणवश गायब हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं या बेकार हो जाते हैं तो उसके स्थान पर जो सहायक प्रमाणक प्रस्तुत किए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? समपार्श्विक प्रमाणक कहते हैं। इस प्रकार के प्रमाणक की सत्यता हेतु किसी उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 154 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑडिटिंग इज कंपल्सरी फॉर ऑल बिजनेस कंसर्न्स, अंकेक्षण सभी व्यावसायिक संस्थानों के लिए आवश्यक है। बी ऑडिटिंग इंश्योर्स कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, अंकेक्षण खातों की पूर्ण सत्यता के प्रति आश्वस्त करता है। सी ऑडिटिंग गारंटीज एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, अंकेक्षण खातों की सत्यता की गारंटी देता है। डी ऑडिटिंग डज नॉट गारंटी एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, अंकेक्षण खातों की सत्यता की गारंटी नहीं देता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है? ठीक है, तो फर्स्ट में दिया है ऑडिटिंग इज कंपल्सरी फॉर ऑल बिजनेस कंसर्न्स, अंकेक्षण सभी व्यावसायिक संस्थानों के लिए आवश्यक है। ये गलत है। सभी बिजनेस कंसर्न मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि सभी बिजनेस के लिए अंकेक्षण अनिवार्य हो, कंपल्सरी हो। ठीक है, बी में दिया हुआ है ऑडिटिंग इंश्योर्स कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, अंकेक्षण खातों की पूर्ण सत्यता के प्रति आश्वस्त करता है। देखिए ऑडिटिंग जो होती है वो अकाउंट के बेस पे होती है, तो जैसा अकाउंट्स उसको मिलता है उस पे वो लोग अंकेक्षण ऑडिटिंग करते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फुल एक्यूरेसी अंकेक्षण करने के बाद हो जाता है, ऐसा नहीं है। सी में दिया हुआ है ऑडिटिंग गारंटीज एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, अंकेक्षण खातों की सत्यता की गारंटी देता है। ये भी नहीं है। भाई आप ऑडिटिंग कर रहे हैं तो किसके बेस पे कर रहे हैं? अकाउंट्स के बेस पे कर रहे हैं। जैसा डिटेल आपको मिलेगा उसके बिहाफ में आप क्या करेंगे? ऑडिटिंग करेंगे। तो ये मतलब कि अंकेक्षण जो है खातों की सत्यता की गारंटी नहीं देता है। डी में दिया ऑडिटिंग डज नॉट गारंटी एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, तो ये जो है स्टेटमेंट ये ट्रू है। अंकेक्षण खातों की सत्यता की गारंटी नहीं देता है। ठीक है, अंकेक्षण खातों की सहायता मतलब कि सत्यता की गारंटी नहीं देता है क्योंकि अंकेक्षण उन्हीं खातों को देखता है और उसका निरीक्षण करता है जो उसको दिया जाता है। कुछ गड़बड़ियां जैसे संपत्तियों दायित्व का कम मूल्यांकन करना, कुछ व्ययों
और आयों को प्रदर्शित करना ऐसे कपट है जो अंकेक्षण में नहीं पकड़े जाते हैं। ठीक है, जो डिटेल उसको अकाउंटेंट देता है वही डिटेल के बिहाफ में या बेस पे ऑडिटिंग का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो अंकेक्षण क्या है? ऑडिटिंग डज नॉट गारंटी एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 155 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ ए कंपनी ऑडिटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है? ए, टू मेक ए रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम। अपने द्वारा जांचे गए लेखों पर कंपनी के सदस्यों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। बी, टू इंक्वायरी वेदर loans and advances made by the company on the basis of security have been properly secured। यदि कंपनी ने सुरक्षा के आधार पर ऋण तथा अग्रिम दिए हो तो जांच करना कि वे ऋण तथा अग्रिम समुचित रूप से सुरक्षित किए गए हैं या नहीं। सी, where it is stated in the books of the company that shares have been allotted for cash, to inquiry whether cash has actually been received in respect of such allotment। यदि कंपनी की पुस्तकों में यह बताया गया है कि अंशों को नकद के आधार पर आवंटित अंशों के लिए नकदी वास्तव में प्राप्त की गई है या नहीं। डी, टू फिजिकली वेरीफाई द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन द हैंड एट द क्लोज ऑफ द ईयर। वर्ष के अंत में स्टॉक मूल्य का भौतिक सत्यापन करना। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ ए कंपनी ऑडिटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, टू फिजिकली वेरीफाई द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन हैंड एट द क्लोज ऑफ द ईयर। वर्ष के अंत में, ईयर के लास्ट में स्टॉक मूल्य का भौतिक सत्यापन करना। ठीक है, ये कंपनी ऑडिटर का ड्यूटी नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा डी। अंकेक्षण का कार्य कंपनी के दायित्व एवं संपत्ति का मूल्यांकन करना है, न कि वर्ष के अंत में स्टॉक मूल्य का भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन जो है ये ऑडिटर का कार्य नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। दोस्तों, अब हम लोग मिसलेनियस से एमसीक्यूज देखेंगे। तो देखते क्वेश्चन नंबर 156, द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी मस्ट बी हेल्ड। कंपनी की प्रथम वार्षिक सामान्य सभा आयोजित की जानी चाहिए। ए, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रथम वित्तीय वर्ष के समापन के 3 माह के अंदर। बी, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रथम वित्तीय वर्ष के समापन के 6 माह के अंदर। सी, विद इन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रथम वित्तीय वर्ष के समापन के 9 माह के अंदर। डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी मस्ट बी हेल्ड। कंपनी की प्रथम वार्षिक सामान्य सभा आयोजित की जानी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, विद इन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रथम वित्तीय वर्ष के समापन के 9 माह के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो यह स्पष्ट है कि पहली एनुअल जनरल मीटिंग जो है पहले वर्ष में करना आवश्यक नहीं है तथा आगे के वर्षों में वित्त वर्ष समाप्त होने के 6 माह के भीतर एनुअल जनरल मीटिंग होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, विद इन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 157 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। लेखा परीक्षकों के कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज प्राइमरली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। स्थायी परिसंपत्ति का भौतिक सत्यापन लेखा परीक्षकों का प्रमुख उत्तरदायित्व है। बी, ownership of fixed assets should be verified by examining the title deed by the auditor। लेखा परीक्षक द्वारा स्थायी परिसंपत्ति के स्वामित्व का सत्यापन हक विलेख की जांच करके किया जाना चाहिए। सी, ऑडिटर शुड ascertain that the assets are in the possession of the client। लेखा परीक्षक को निश्चय करना चाहिए कि परिसंपत्ति ग्राहक के कब्जे में है। डी, the auditor should satisfy himself that the
assets have been valued in the financial statements according to the accounting principles। लेखा परीक्षक को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि परिसंपत्तियों को लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणी में मूल्यांकित किया गया है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। तो लेखा परीक्षकों के कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज प्राइमरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। स्थायी परिसंपत्ति का भौतिक सत्यापन लेखा परीक्षकों का प्रमुख उत्तरदायित्व है। क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। निम्नलिखित में से कौन किसी कंपनी का लेखा परीक्षक बनने के लिए योग्य नहीं है। ए, एन इंडिविजुअल हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड होल्ड्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एज पर सीए एक्ट 1949। कोई व्यक्ति जो संधि लेखाकार है और सीए अधिनियम 1949 के अनुसार अभ्यास प्रमाण पत्र धारित करता है। बी, A limited liability partnership firm which has all partners are chartered accountants। सीमित देयता साझेदारी फर्म जिसके सभी साझेदारी संधि लेखाकार हैं। सी, ऑफिसर और एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी हु इज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री होल्डर। टू, कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी जो योग्य संधि लेखाकार डिग्री धारक भी है। डी, एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हुज अपॉइंटमेंट विल रिजल्ट इन द पर्सन बीइंग द ऑडिटर ऑफ मोर देन 10 कंपनीज। कोई संधि लेखाकार जिसकी नियुक्ति 10 से अधिक कंपनियों में लेखा परीक्षक के रूप में हो चुकी है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। निम्नलिखित में कौन सी किसी कंपनी का लेखा परीक्षक बनने के लिए योग्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ए में दिया हुआ है ए एंड बी। ठीक है, बी में दिया है बी सी एंड डी, सी में दिया हुआ सी एंड डी, डी में दिया हुआ ए बी डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा बी सी एंड डी। बी सी एंड डी इसमें क्या कह रहा है, नॉट क्वालिफाइड। बी में क्या दिया हुआ है, ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म विच हैज ऑल पार्टनर्स एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीमित देयता साझेदारी फर्म जिसके सभी साझेदार संधि लेखाकार हैं। तो ये क्वालिफाई नहीं कर रहा है। बी, सी में दिया ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी हु इज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट डिग्री होल्डर। टू, कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी जो योग्य संधि लेखाकार धारक भी है, ये भी क्वालिफाई नहीं करता है। डी में एनी चार्टर्ड अकाउंट हुज अपॉइंटमेंट विल रिजल्ट इन ऑडिटर ऑफ द मोर देन 10 कंपनीज। कोई संधि लेखाकार जिसकी नियुक्ति 10 से अधिक कंपनियों में लेखा परीक्षक के रूप में हो चुकी है, तो ये क्वालिफाई नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी सी एंड डी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, जो कि बी सी डी जो है क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ओनली ए क्वालिफाई करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 159 देखेंगे, एक अंकेक्षक होता है। ए, शिकारी कुत्ते के समान। बी, रखवाली करने वाले कुत्ते के समान। सी, एक बिल्ली के समान। डी, एक लवारिस कुत्ते के समान। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक अंकेक्षक जो होता है वो किस टाइप का होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये क्वेश्चन जो है टीजीटी 2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 160 देखेंगे, गहन जांच के अंतर्गत ए, सभी लेखा पुस्तकों की जांच होती है। बी, विशिष्ट लेखा पुस्तकों की जांच होती है। सी, केवल रोकड़ की जांच होती है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो गहन जांच के अंतर्गत क्या होता है, सभी लेखा पुस्तकों की जांच होती है। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 161 देखेंगे, निम्न में से विषम को पहचानिए। ए, नैतिक लिपिक। बी, निर्देशन कार्ड लिपिक। सी, अनुशासनाधिकारी। डी, निरीक्षक। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, नैतिक लिपिक। क्वेश्चन नंबर 162 देखेंगे, लेखा परीक्षक के त्यागपत्र के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति की जाती है। ए, केवल वार्षिक सामान्य सभा में अंशधारियों द्वारा। बी, केवल संचालक मंडल द्वारा। सी, केवल कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा। डी, केवल कंपनी के प्रबंध संचालक द्वारा। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, लेखा परीक्षक के त्यागपत्र के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा, केवल वार्षिक सामान्य सभा में अंशधारियों द्वारा। लेखा परीक्षक जो होता है कंपनी का जो ऑडिटर होता है, ठीक है, लेखा परीक्षक अगर वो त्यागपत्र देता है तो उसको त्यागपत्र कौन भर सकता है, केवल वार्षिक सामान्य सभा में अंशधारियों द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा। और कंपनी अधिनियम की धारा 224(6) के अनुसार लेखा
परीक्षक के त्यागपत्र के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति केवल वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 163 देखेंगे, आंतरिक अंकेक्षक को हटाया जा सकता है। ए प्रबंधन द्वारा, बी अंशधारियों द्वारा, सी संविधान अंकेक्षक द्वारा, डी सरकार द्वारा। तो देखिए आंतरिक यानी इंटरनल ऑडिटर जो होते हैं उसको कौन हटा सकता है, तो प्रबंधन जो है उसको नियुक्त करती है, प्रबंधन हटा सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, प्रबंधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 164 देखेंगे, अंकेक्षक के पारिश्रमिक का वर्णन कंपनी अधिनियम की धारा किस धारा के अंतर्गत किया गया है। ए धारा 224(2), बी धारा 224(8), सी धारा 225, धारा 231। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है अंकेक्षक के पारिश्रमिक का वर्णन कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है, यानी जो ऑडिटर होते हैं उसका जो रेम्युनरेशन होता है, जो पैसा होता है, मेहनताना होता है, तो उसको कंपनी अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत दिखाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, धारा 224(8). कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 224(8) में कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक का विवरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 165 देखेंगे, अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट में देता है अपना ए निर्णय, बी राय, सी खातों की शुद्धता की गारंटी, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी। तो अंकेक्षक जो है अपनी रिपोर्ट में क्या देता है, अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट में राय देता है। एक अंकेक्षक लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल व अंकेक्षण करने के पश्चात अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ ही अपनी राय भी देता है कि कंपनी की वास्तविक स्थिति एवं परिस्थिति क्या है। ये सभी सूचनाएं वह कंपनी की साधारण सभा में अंशधारियों को प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 166 देखेंगे, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। अंकेक्षण का क्षेत्र, नियुक्ति की वैधानिकता, व्यवसाय की जानकारी, ग्राहक के निर्देश। अंकेक्षण लिपिकों में कार्य का विभाजन एक नए अंकेक्षण के प्रारंभ करने के लिए इन तत्वों का सही अनुक्रम होगा। ए 2 1 3 4 5, बी 1 2 3 4 5, सी 4 1 4 5 1 4 3 2, डी 4 1 3 2 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। अंकेक्षण लिपिकों में कार्य विभाजन एक नया अंकेक्षण में प्रारंभ करने के लिए इन तत्वों का सही अनुक्रम होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा। सबसे पहले क्या होगा, 2 होगा नियुक्ति की वैधानिकता होगा, उसके बाद 1 होगा अंकेक्षण का क्षेत्र, उसके बाद 3 होगा आपका व्यवसाय की जानकारी, उसके बाद 4 होगा ग्राहक के निर्देश और उसके बाद 5 होगा अंकेक्षण लिपिकों में कार्य का विभाजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 167 देखेंगे, आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। ए कंपनी के अधिकारियों द्वारा, बी वैज्ञानिक अंकेक्षक द्वारा, सी भारतीय आंतरिक अंकेक्षक संस्थान द्वारा, डी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 168 देखेंगे, एक कंपनी अंकेक्षक को रिपोर्ट करना होता है। ए निदेशक मंडल को, बी प्रबंध निदेशक को, सी संस्थागत निवेशकों को, डी वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों को। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। एक कंपनी अंकेक्षक को रिपोर्ट करना होता है वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। यह क्वेश्चन टीजीटी 2006 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 169 देखेंगे, विशेष अंकेक्षण का आदेश दिया जा सकता है। अधिमान अंशधारियों द्वारा, बी केंद्रीय सरकार द्वारा, सी सेबी द्वारा, डी ऋण पत्र धारकों द्वारा। तो जैसा कि क्वेश्चन करा, विशेष अंकेक्षण का आदेश दिया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, केंद्रीय सरकार द्वारा। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार विशेष अंकेक्षण का आदेश केंद्र सरकार द्वारा विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाता है। ये क्वेश्चन जो है टीजीटी 2006 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 170 देखेंगे, एक कंपनी के अंकेक्षक को निम्नलिखित के द्वारा हटाया जा सकता है। ए निदेशक मंडल द्वारा, बी कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा, सी ऋण पत्र धारियों द्वारा, डी अंशधारियों की साधारण सभा द्वारा। तो एक कंपनी के ऑडिटर को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अंशधारियों की साधारण सभा द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 140 के अंतर्गत एक अंकेक्षक को समय समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है, परंतु इसके लिए कंपनी साधारण सभा की स्वीकृति लेना आवश्यक है तथा इसके साथ केंद्रीय सरकार की अनुमति लेना भी आवश्यक होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कंपनी में प्रथम अंकेक्षक को संचालक मंडल द्वारा सामान्य प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अन्य अंकेक्षकों को साधारण सभा में केंद्र सरकार की अनुमति द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु इस हेतु अंकेक्षक को सभा प्रारंभ होने के 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है या सूचित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, अंशधारियों की साधारण सभा द्वारा।